Hello guys, welcome back to a brand new podcast. Our guest today is an author and is a political analyst. इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं और हम चर्चा करेंगे कुछ इनकी विशेष बुक्स के बारे में। और अभी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में इनकी जो लेटेस्ट बुक पब्लिश होने वाली है वो है रामायणा ऑन फैमिली एंड लाइफ, जिसमें उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से लोगों को रामायण फॉलो करने का एक प्रिंसिपल, कुछ गाइडलाइंस दी है, तो हम वो समझेंगे इनसे। इन्होंने एक ट्रायोलॉजी पीछे पब्लिश करी थी जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर शांतनु गुप्ता, जो एक नोएडा के निवासी हैं, और चलिए उनको बुलाते हैं और उनसे चर्चा करेंगे इन बुक्स के बारे में। आज की लाइफ में जब एक तरीके से लोग मतलब ये सब चीजें सोचते ही नहीं है कुछ भी करने से पहले, बिल्कुल, तो आई थिंक दिस आज का व्यक्ति माइंड यूटिलिटेरियन है। हाँ। यूटिलिटी क्या है, इसे करने से फायदा क्या होगा, अपना फायदा क्या है, मेरे घरवार का, मेरे परिवार का फायदा क्या है, इससे मेरी जो चित्त है, मेरा जो मॉरल कंपास है, उसको कुछ फायदा नुकसान होगा, ये नहीं पता मुझे। तो ये आपको सोचने में मजबूर करेगा, ये आपको रिफ्लेक्ट बैक करने में मजबूर करेगा। तभी मैं आपको किताब को दिखाऊं, मैंने किताब के हर सेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेस भी रखी हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन है जो आप जो घर में आप खुद लिखें, घर में डिबेट करें, ब्रेकफास्ट टेबल पे पूछें, और फिर अगर आपको सारे नाम याद रहे, इसके लिए मैंने एक छोटी सी विधा और रखी है। हर कांड के बाद मैंने एक क्रॉसवर्ड पजल रखी है, जिससे आपको लोगों के नाम, जगहों के नाम, किस्सों के नाम सब याद रहे हर कांड के बाद। यानी 6 कांड तो 6 क्रॉसवर्ड पजल्स भी हैं। तो मैंने इसे बड़ी एक हैंडबुक की तरह बनाया है, जिससे एक घर में वो यूज हो किताब, केवल वो शेल्फ में न चली जाए। तो ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, ये किताब पब्लिश हो चुकी है। मैं यूके में ऑक्सफोर्ड में एक फेलोशिप के लिए था, तो मैंने लेस्टर में जहाँ पे बहुत सारे हिंदू रहते हैं, वहाँ पे एक मंदिर में मैंने लॉन्च करी, अमेज़न में लॉन्च करी। मैंने इसके बहुत सारे पॉडकास्ट करे, और मैंने अभी लखनऊ में नेशनल बुक ट्रस्ट का एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, वहां पे इसको फॉर्मली लॉन्च करा। तो किताब मार्केट में आ चुकी है, अमेज़न में टॉप रैंकिंग में चल रही है किताब। तो सस्ती किताब है, मेरे ख्याल से क्या है इसकी कीमत 300 रुपए की किताब है मात्र, अमेज़न पे 250 रुपए की मिल रही है। तो इतने सस्ते में इतना ज्ञान मिलना मेरे ख्याल से अच्छा है। तो मैं सबसे कहूंगा कि ये रामायण या कोई और रामायण अपने घर में रामायण रखें और उसे पढ़ें। ये मेरा मतलब आपके व्यूअर्स तो जो 22 को राम मंदिर बन रहा है, उसमें भी आप कुछ इसका प्रचार करने वाले हैं या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कुछ? देखिए, ये इंग्लिश में किताब है, मैं इसे हिंदी में भी लेके आऊंगा। अभी तो ये हिंदी में नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी प्रति मेरे साथ में रहती है, और मैं साथ में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूँ। मैं तो लोगों से कहता हूँ अमेज़न में जाएं, हर बुक स्टोर में, वहां से खरीदें। मैं खुद तो इसको रिटेल नहीं करता हूँ, पेंगुइन का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो इसको फैलाएंगे। लेकिन मैं इसके बारे में बात करूंगा, किताब के बारे में। और किताब से ज्यादा जो रामायण का एसेंस है, देखिए किताबें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन जो रामायण का एसेंस है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, रामायण पे तो कई 100 किताबें लिखी जा चुकी हैं। थाईलैंड जो एक बुद्धिस्ट कंट्री है मयंक, वहां की जो नेशनल बुक है वो रामायण है, रामाकियन। मैं आपसे ना उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहता था। जब मतलब मैं थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर रहा था अब बिफोर कमिंग हियर, मैंने देखा रामायणा के अलग अलग वर्जन भी हैं। हर कंट्री का अपना अलग वर्जन है, और हमारे ख्याल से भारत में बहुत सारे वर्जन है। एक असमीज वर्जन है, एक तमिल वर्जन है, एक मेरे ख्याल से कुछ और मेघालय भी मैंने पढ़ा, उसमें कुछ बहुत सारे वर्जन। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ शांतनु जी, कि क्या है वो क्यों है वाल्मीकि जी की जो रामायण है उससे वो कितनी फर्क। देखिए, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में 24,000 श्लोकों के साथ वाल्मीकि रामायण लिखी, और वाल्मीकि जी राम के कंटेम्पररी थे, श्री राम के कंटेम्पररी थे। मतलब उनको देख सकते थे, बात कर सकते थे, देख सकते थे। बल्कि मेरे हिसाब से तो वाल्मीकि रामायण का जो मूल स्रोत है वो माता सीता है, क्योंकि माता सीता और लवकुश वाल्मीकि आश्रम में रहते थे। वो अलग बात है, लेकिन कालांतर में समय समय पे लोगों ने रामायण को अपने तरह से लिखा। चाहे वो कालिदास ने लिखा, चाहे वो अध्यात्म रामायण हुई, चाहे वो कम्मन रामायण हुई, चाहे वो विदेशों में, जैसे मैंने कहा थाईलैंड में रामाकियन हुई, जो थाईलैंड की नेशनल बुक है। और थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बल्कि और दूर जाता हूँ, फिलीपींस की अपनी रामायण है, जो क्रिश्चियन कंट्री है, उसकी अपनी रामायण है। सबसे मजेदार बात तो इंडोनेशिया, जो एक इस्लामिक कंट्री है, 90% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, उसकी अपनी रामायण है, काकाविन रामायण है, उसकी अपनी रामायण है। तो राम केवल भारत के नहीं, केवल भारतीय संस्कृति और हिंदुओं के नहीं, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड के एक नेता हैं, हीरो है, उनसे सीखने जैसा है। इसलिए राम को केवल सनातन में या भारत में सीमित करना मेरे ख्याल से त्रुटि होगी। इसलिए तभी मैंने किताब को इंग्लिश में लिखा है, और ये मेरी पहली किताब है जो amazon.com, मतलब यूएस में जो अमेज़न चलता है, कनाडा में चलता है, और amazon.co.uk, मतलब यूके में जो अमेज़न चलता है, उन पे भी अवेलेबल, और वहां पे भी अच्छा कर रही है और लोग ले रहे हैं उस किताब को।
तो आप मुझे रामायणा स्कूल के बारे में बताएं, जो आप एक रामायणा स्कूल चलाते हैं, वो एक फिजिकल रूप में है या आप उसको ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, और कैसे चलता है? ये जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने बालक अभिराम को रामायण सिखाने के लिए रामायण पढ़ी और उसको उस फॉर्मेट में बनाया जिससे बच्चे रिलेट कर पाए, जिसमें पजल्स हों, क्रॉसवर्ड पजल्स हों, एक्सरसाइजेस हों, गेम्स हों, उस तरह से बनाया। फिर कोरोना के टाइम में हमने उसको ऑफर करना शुरू करा मार्केट पे बड़े प्राइस, राइट। और हमारे पास लोग आते गए कुछ ही समय में 4-5 हज़ार बच्चों को कई देशों से, यूएस से, यूरोप के कई देशों से, मिडिल ईस्ट के देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूके से, बहुत सारे लोग हमारे साथ रामायण पढ़ने लगे ऑनलाइन। मैंने फिजिकल वर्कशॉप्स करी हैं भारत में या विदेशों में, जब मैं जाता हूँ तो फिजिकल वर्कशॉप्स करता हूँ, लेकिन वो 5% 10% होंगी। और ऑनलाइन अच्छा माध्यम है, उसके थ्रू हम एक एक कांड को 1 घंटा लेके उसको लीडरशिप लेसन्स क्या है, बच्चे क्या सीख सकते हैं, स्टोरी भी और उसमें लेसन्स भी, एसेंस भी, उस हिसाब से करी। अब हमने उसे वैदिक आईक्यू नाम से चेंज कर दिया है, और वैदिक आईक्यू में हम केवल रामायण नहीं, उसमें महाभारत भी, उसमें गीता भी, उसमें भजन भी, उसमें श्लोक भी, उसमें मंदिरों को ड्रॉ कैसे करें, भारतीय जो सिंबल है उनको ड्रॉ कैसे करें, उनका क्या अस्तित्व है, भारतीय जो राजा हैं पुराने उनका क्या महत्व है, वो पूरा गैमट ले लिया है। जिससे भारतीय संस्कृति को कैसे पढ़ाया जाए वो वैदिक आईक्यू और रामायण स्कूल के थ्रू मैंने बच्चों के बीच में नहीं, बट उसमें आप करते क्या है? मतलब जो रामायण आप बता रहे हैं 24,000 श्लोक है, क्या वो 1 घंटे का उसमें होता है, उसके बाद जो बाकी सब एक्टिविटीज हैं वो फॉलो नहीं? उसमें क्या है, उसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लास में हम 1 घंटे में एक कांड पढ़ाते हैं, उसमें उनकी स्टोरी और उसमें जो लीडरशिप लेसन्स हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, बच्चों से बात करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, उनसे बहुत सारा इंस्टिगेट करके उनको कुछ कैटलाइज करते हैं सोचने के लिए। उसके बाद बहुत सारे गेम्स, पजल्स उनको दे देते हैं करने के लिए, जो वो अपने घर पे अपने टाइम में करते हैं। तो ये 1-on-1 होती है या मतलब? नहीं, ये ग्रुप में होती है। ये ग्रुप में होती है। ग्रुप में डिस्कशन बहुत अच्छा निकल के आता है। एक बच्चा कुछ बोलता है तो बच्चा उसका जवाब देता है। छोटे ग्रुप्स में होता है 30 to 40। तो कोई लोग फिजिकल भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो मी एंड माय टीम विल लव टू कम एंड डू अ फिजिकल वर्कशॉप फॉर 1 day, 2 day और 5 day। What is your team strength right now? हम लोग 7-8 लोगों की फुल टाइम टीम है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो केवल हमारे लिए क्लासेस लेते हैं जब हमें क्लासेस लेनी होती है। तो अच्छी टीम बन गई है पिछले कुछ सालों। और कितने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए इस समय? हमारे साथ करीब 4 से 5 हज़ार लोगों ने हमारे साथ डायरेक्टली क्लास करी है। बाकी यूट्यूब में, इंस्टा में लोगों ने जो सुनी है उसका तो कोई काउंट नहीं है, लेकिन इन बच्चों ने पूरा फुल टाइम कोर्स कराया हमारे साथ और खुद रामायण में पारंगत है। इस बीच एक हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका है, HUA, यूएस में है, जहाँ पे मैं एक तरह से विजिटिंग फैकल्टी हूँ, जहाँ पे एडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं। बल्कि वहाँ पे मेरी उम्र 44 की है और मुझसे भी बड़े उम्र के स्टूडेंट्स होते हैं जो लेट एज में पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें मैं हर साल एक क्रेडिट कोर्स पढ़ाता हूँ, जो 30 आवर्स का क्रेडिट कोर्स है रामायण का। हर सेमेस्टर में पढ़ाता हूँ और अभी तक मैं 6 सेमेस्टर में करीब 200-250 लोगों को बिल्कुल एडवांस लेवल की 30 आवर्स की रामायण पढ़ा चुका हूँ। तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप एडल्ट लर्नर है तो HUA के थ्रू रामायण पढ़ सकते हैं, या फिर एक ग्रुप बना के 10 लोगों का, 15 लोगों का ग्रुप बना के मैं कहीं पे वर्कशॉप है, और हम अयोध्या में जाके वर्कशॉप कर सकते हैं, आनंद आएगा। हम ऋषिकेश में, किसी बनारस में जाके रामायण पे वर्कशॉप कर सकते हैं। तो ऐसे भी हमने फॉर्मेट्स करे हैं। अच्छा, मैं दोबारा से थोड़ा सा अयोध्या के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ये भी पढ़ा है कि जैसे रामायण सब इंडिया में ही अलग अलग वर्जन्स हैं, वैसी अयोध्या में भी अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आ रही है। जैसे थाईलैंड से कुछ सॉइल भेजी गई है, कुछ ऐसा है। हाँ, पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब में एक छोटी सी चीज भूल गया था। हाँ, कि जो हमने कहा कि अलग अलग रामायण क्यों है, हाँ, क्यों, वो मैं उत्तर देना। पहले तो मैंने बताया है, हाँ, दे एग्जिस्ट, बट वो क्यों है। देखिए, सबसे पहले मैं एक डिफरेंस बताऊंगा, उसी से आप अप्रिशिएट कर लेंगे कि बाकी रामायण क्यों बनी होंगी। वाल्मीकि राम के कंटेम्पररी थे और उन्होंने राम को देखा, जाना, समझा, उनके बारे में अपने आसपास के लोगों से सुना। तो उन्होंने अपने, जैसे मैंने योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने एक अच्छे राजा हैं और ऐसे एक अच्छे राजा की बायोग्राफी उन्होंने लिखी जो रामायण हुई। तुलसीदास ने, उन्होंने कब लिखी है? हजारों सालों पहले लिखी है। मतलब उसकी अलग डेटिंग है, कोई कहता है 7,000, कोई कहता है 14,000 साल। डॉक्टर नीलेश श्रोफ की डेटिंग 14,000 साल की है। और तुलसीदास ने कब लिखी? अभी 500 साल पहले। जब तुलसीदास ने लिखी तो भारतीय मानस पटल में, भारतीय समाज में, भारतीय सभ्यता में राम एक भगवान की तरह स्टैब्लिश हो चुके थे। तो एक भगवान के बारे में लिखना और एक राजा के बारे में लिखना, अब खुदा अब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं बचेगी। तो इसमें आपको स्तुति दिखेगी, राम की प्रशंसा दिखेगी। किसमें? तुलसी रामायण। उसमें एक बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट दिखेगा वाल्मीकि रामायण में। और फिर चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो साउथ के हो, उन्होंने अपने, उस ऑथर ने अपने सामाजिक कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कि मैं, देखिए
जितने भी जो इंडियन टेक्स्ट हैं इनमें एक पर्पस है, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी गई। इनमें हम जब भी आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो कहते हैं जो सुमरे हनुमान बद बीर, मतलब जो ये पढ़ेगा उसके साथ क्या होगा, ये पढ़ने से आपको ताकत आएगी, आप करेजियस होंगे, आपका दिमाग से में शांति आएगी। तो रामायण पढ़ने का लाभ क्या होगा? तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी समाज की परिस्थितियां है, तो तुलसी ने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा कि वो अवध के रीजन में उस समय क्या हो रहा था, भारतवर्ष की जितनी उनको जानकारी थी उसमें इसे पढ़ने से क्या होगा। तो सबने अपने कॉन्टेक्स्ट में उस हीरो को लिया और थोड़ा सा स्टोरी को दाएं बाएं किया, लेकिन लार्जर स्टोरी किसी में चेंज नहीं हुई, लार्जर स्टोरी मोटा मोटा सेम है। और उस अपने कॉन्टेक्स्ट में मैं छोटा मोटा बदलाव कर सकता हूँ, एक कैरेक्टर ऐड कर सकता हूँ, एक कैरेक्टर से एक डायलॉग और बोलवा सकता हूँ, क्या वो ऐड किया है, जिससे लार्जर स्टोरी को कॉन्टेक्चुअलाइज किया जा सके। ओरिजिनल सोर्स वाल्मीकि रामायण है, और जो सबसे प्रचलित अडेप्टेशन है वो तुलसी रामायण है, जैसे हम रामचरितमानस बोलते हैं। अब वो हाँ, तो ये जो अयोध्या में राम टेम्पल बन रहा है, इसमें आज से नहीं, वीएचपी बहुत समय से इसको बड़ा एक समग्र प्रयास दिखाना चाहती है। बल्कि जब पहली बार उसका भूमि पूजन हुआ था, तो अभी तो मंदिर का हो रहा है, उस जमीन का, उसमें जो पहली ईंट रखी थी वो दलित से लगवाई थी विश्व हिंदू परिषद ने। और उस समय भी उन्होंने पूरे विश्व में, देश में आह्वान किया था कि अपने यहाँ से एक एक ईंट भेजो। तो हजारों लाखों ईंट जब अयोध्या पहुंची, उस सब पे श्री राम अपनी अपनी भाषा में लिखा था, कभी तेलुगु में, कभी मराठी में, कभी तमिल में, कभी बंगाली में, कभी जो भाषा इंडोनेशिया में बोली जाती है, जो थाईलैंड, वो सारी ईंटें जो उसको बोलते हैं हम कार्यशाला, वीएचपी कार्यशाला, जो बहुत समय से 30 से 40 साल से अयोध्या में है, और वही अब ईंटें और वही पिलर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके उनसे बन रही है, वो सब वहां पहुंचे थे। तो पहले ही उसमें बहुत समग्र मतलब योगदान था, बहुत सारे देशों का, बहुत सारी सभ्यताओं का। और अब जब राम मंदिर बन रहा है तो कहीं कहीं से कुछ आ रहा है, जैसे शिलाग्राम है वो नेपाल से आया है, थाईलैंड से, श्रीलंका के एम्बेसडर अभी वहां की जमीन देके, वहां की मिट्टी देके गए। कहाँ की मिट्टी देके गए? जहां पे सीता माता को रखा गया था, उसको सीता अम्मन टेम्पल बोलते हैं, जिसको हम अशोक वाटिका बोले थे। हाँ। वो जगह है, आज भी साइट है, वहां पे जा सकते हैं आप, श्रीलंका जाएंगे तो आप वहां जा सकते हैं। वहां हनुमान जी के एक पदचिन्ह ऐसी भी मान्यता है, तो वहां से मिट्टी ला के दी उन्होंने, वो पेड़ ला के दिए। तो ऐसे जो भी, जिसका भी राम में बिलीव है, जो भी राम को अपना प्रणेता, अपना हीरो मानता है, उसने अपना जो भी एक अंश है राम का उनके पास, जो भी उनकी सभ्यता में जो भी उनका प्रतीक है, वो लाके दे रहे हैं इसमें। तो इसलिए एक ये केवल नेशनल नहीं, एक ग्लोबल एफर्ट बन गया है श्री राम मंदिर। चलिए अब थोड़ा सा हम आपके बारे में डिस्कशन करते हैं। शांतनु जी, आप यूपी से हैं, तो थोड़ा आप अपना यंगर डेज के बारे में बताएं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ जी। फिर आपने इंजीनियरिंग शायद करी है जीबी पंत जी कॉलेज से, एक्सएलआरआई से आपने अपना मैनेजमेंट किया जी। फिर आप यूके भी शायद पढ़ने गया जी। तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएं जी। मेरा जन्म बरेली में हुआ। बरेली उत्तर प्रदेश में एक टाउन है जिसको हम रोहेलखंड रीजन बोलते हैं, वहाँ पे है। मेरे माता पिता रामपुर और मुरादाबाद वेस्ट यूपी के 2 टाउन है, वहाँ से आते हैं। तो इन जगहों पे रहा मैं काफ़ी ज़्यादा। फिर मेरे पिताजी ऋषिकेश नौकरी पे आ गए एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में, तो मैं वहाँ पे रहा, वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा। उस समय ऋषिकेश उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, जब तक मेरी डिग्री भी हुई तो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। फिर मैंने कॉर्पोरेट की नौकरी करी, मैंने इंजीनियरिंग करी, जैसे आपने कहा गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय से मैंने इंजीनियरिंग करी। फिर मैंने सीडैक में कुछ कंप्यूटर के कोर्स किए। फिर मैंने 2-3 साल कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम किया। फिर मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करने एक्सएलआरआई में मैंने की पढ़ाई करी मैंने। उसके बाद में मैनेजमेंट सेल्स में चला गया। फिर मैं यूरोप में रहा कई जगह, भारत के कई शहरों में रहा। यूरोप में रहा मैं, यूरोप में मैं स्विट्जरलैंड में रहा, साइप्रस में रहा, यूके में रहा। थोड़ा मैं सेल्स के लिए इजराइल, इजिप्ट बहुत जगह घूमा। और फिर मैंने जब 2008-9 के आसपास, जब मेरा करीब 10 साल का काम हो चुका था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं यूके चला गया पॉलिटिकल साइंस और पॉलिसी की पढ़ाई करने। और तब मैंने एक तरह से फील्ड चेंज करा अपना 8-9 साल के कॉर्पोरेट करियर के बाद। और फिर मैं, आप अपनी कंपनीज बता सकते हैं कहाँ मैंने काम किया। इंटरग्राफ एक कंपनी में काम किया, फिर मैंने ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर में काम किया, मैंने मर्सिडीज बेंज के रिसर्च डिवीजन में काम किया, मैंने विप्रो में काम किया, तो मैंने एमडॉक्स एक कंपनी है उसमें काम किया, मैंने क्वार्क एक्सप्रेस एक कंपनी है उसमें काम किया, तो मैंने कई टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम किया। तो 2008 में आपने ऐसा क्या सोचा या क्या आपके दिमाग में आया कि आप ये सब कुछ छोड़कर पॉलिटिक्स? देखिए, उस समय मेरे ख्याल से बहुत वो करेजियस डिसीजन था, क्योंकि मैं अपने जो कॉर्पोरेट करियर के पीक पे था। मैं स्विट्जरलैंड में था, स्विट्जरलैंड एक अच्छी सैलरी थी, कई $multi सैलरी थी। मैंने अपने माता पिता, सास ससुर सबको वहां पे बुलाया मतलब घुमाने के लिए वो सब। अच्छा, 2008 में आपकी शादी हो चुकी? हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी, 2005 में मेरी शादी हो गई थी। हाँ, मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, तेलुगु है वो। हमारा नेशनल इंटीग्रेशन चलता है नोएडा में यहाँ पे।
तो 2008 तक आते आते मैं जितनी भी कंपनी में मैंने काम किया, मैंने जो नाम बताया उसमें जो हर कंपनी में कुछ CSR होता है ना, कि वीकेंड में आप कुछ करने जाएं, कहीं कपड़े बांटने जाएं, कहीं कंबल बांटने जाएं, गरीब बच्चों को पढ़ाने जाएं, बड़ी कुछ और खेलने जाएं। एक जगह मैं करता था, वहाँ पे कुछ ब्लाइंड लोग होते थे, उनके लिए पढ़ना पड़ता था। वो एग्जाम देते थे अपने ग्रेजुएशन के, लेकिन वो किताबें पढ़ पढ़ के सुनानी होती थी, तो वो मुझे आनंद आता था बड़ा। ट्रांसलेशंस करता था मैं इंग्लिश से हिंदी में NGOs के लिए, ये सब मैं करता रहा। लेकिन एक मोमेंट पे ये जो सारा काम था, इसकी एनर्जी ने मुझे सक कर लिया। मैंने कहा जो वीकेंड में करता हूँ उसमें ज्यादा आनंद आ रहा है, 5 दिन में करता हूँ वो तो ऐसा लगता है कि भाई सैलरी कमाने के लिए करना है। तो क्या हो सकता है कि वो जो वीकेंड वाली चीज है वही मेरी जिंदगी बन जाए? ऐसा हो सकता है क्या? फिर जब मैं विदेश में गया तो एक्सपोजर मिला। मैं जब स्विट्जरलैंड में था तो मैं जिनीवा जाता था। जिनीवा आपको पता हो कि यूएन की सेकंड सीट है ना, न्यूयॉर्क के बाद बड़ी सीट जिनीवा में है। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखता था उन लोगों को, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड के लोग, उनसे मिलता था, बात करता था। तो एक तरह से लगा कि यार अगर जीवन इसमें कटे तो ज्यादा आनंद आएगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपका एप्टीट्यूड हाई है, अगर आप शार्प हैं, तो आपको मल्टी वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए ना। मुझे लगता है कॉर्पोरेट तो थोड़ी मतलब आसान चीज है, उसमें वेरिएबल्स कम है। सोशल सेक्टर में वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं ना कि x + y छोटी इक्वेशन, x² x³ y³ जितने वेरिएबल आते रहेंगे इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। और सोशल सेक्टर में इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें आपको देखना है उसका मन कैसा है, उसका जेंडर कैसा है, उसका धर्म क्या है, उसका रीजन क्या है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो कहाँ जॉब करता है, सरकारें क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, राइट लेफ्ट, ग्लोबल डायनेमिक्स क्या चल रही है, उसके हिसाब से आपको अपनी बात कहनी होती है। तो बहुत बड़े डायनेमिक्स में आप प्लेस करते हैं अपनी बात को, अपने काम को। तो मुझे लगा कि उस क्षेत्र में मैं अपना इस्तेमाल ज़्यादा कर पाऊंगा। और मैं उस समय कई सालों विदेश रह भी लिया था और काफ़ी एक्सपोजर इंडिया में कई साउथ के कई स्टेट्स में रह चुका हूँ, नौकरियाँ कर चुका हूँ, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और विदेशों में कई जगह रहा। तो इस सब ज्ञान के साथ मैं भारत के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तो मैंने 2008-9 में एक डिसीजन लिया और मैंने विदेश में गया। मैं यूके का बड़ा फेमस कॉलेज है IDS, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, डेवलपमेंट स्टडीज में नंबर 1 कॉलेज है वो कई सालों से। उसमें जाके मैंने अपनी पॉलिसी की और राजनीति की पढ़ाई करी और वापस आके मैं NGO क्षेत्र में लग गया। गांधी फाउंडेशन, यूनिसेफ, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, उनके साथ काम किया। और उसके बाद मैं कुछ समय बाद किताबें लिखने लगा। जब मैंने किताबें लिखने लगा तो फिर मैंने फुल टाइम किताबें लिखने लगा मैं। और बीच में मैंने बाबा रामदेव के लिए कंसल्टिंग करी। मैंने उनका कम्युनिकेशन कंसल्टिंग करी, जो उनका ट्विटर, उनका फेसबुक किस तरह से, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो योगा का, आयुर्वेद का, भारतीय संस्कृति का। मुझे लगा इसको एम्पलीफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। और फिर मैंने खुद ही अपनी किताबें लिखनी शुरू कर दी। किताबें मुझे टीवी पे ले गई, फिर मैं टीवी भी करने लगा। मैं 5-6 हज़ार टीवी डिबेट कर चुका हूँ पिछले 5-6 साल में। फिर मैंने अपने आप को भी ट्रेन करा। जो आप मेरी लाइब्रेरी देख रहे हैं छोटी सी, ये केवल 10% पार्ट है। मेरी किताबें और भी बहुत सारी मेरे अलग अलग ऑफिसेज में भी रखी हैं। तो अपने आप को ट्रेन करा, बहुत सारे लोगों से मिला, ट्रैवल करा। मैं सब दर्शकों को कहूँगा, ट्रैवल से अच्छी एजुकेशन कुछ नहीं है। जब भी खाली टाइम में निकल जाइए, हर समय हवाई जहाज से नहीं, कभी ट्रेन से जाइए, कभी मेट्रो से जाइए, कभी बस से जाइए, कभी बाइक से जाइए, कभी कार चला के जाइए और मिलिए, लोगों से मिलिए, अलग अनचार्टेड टेरिटरी में जाइए, जहाँ पे अनकंफर्टेबल है वहाँ पे जाइए, घुस जाइए गाँव में, घुस जाइए शहरों में, पान के चौराहों पर, खोखों पर, देखिए क्या बात हो रही है, भारत वहाँ पे बसता है, और जानिए। तो अब ये कोई भी किताब केवल ऐसा नहीं कि मैं योगी आदित्यनाथ से मिल लिया उनके बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं ब्यूरोक्रेट से मिल लिया उनके बारे में लिख दिया, उनसे तो पूछता ही हूँ, फिर मैं जनता के बीच में जाता हूँ कि उन्होंने कहा था वो वहाँ पे है क्या है, तो मेरा अपना कन्विक्शन आता है। इस तरह से मेरा करियर जो मतलब उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में वापस आ गया पूरी दुनिया घूम के। अब मैं उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, वहाँ के काम कर पा रहा हूँ, इसमें मुझे एक छोटी सी गिलहरी की तरह जैसी संतुष्टि होती है। तो अब आप बताइए, आपकी सबसे पहली बुक जो पब्लिश हुई थी वो कौन से ईयर में थी और कौन सी? जी, देखिए पहली किताब मेरी रही होगी 2012-13 पे। मैंने एक पेपर पब्लिश किया था जो किताब की तरह आया, एजुकेशन इन इंडिया, वॉइस चॉइस एंड इंसेंटिव्स। मैं CCS एक थिंक टैंक के साथ काम करता था, उन्होंने पब्लिश करवाई थी। और फिर मैंने मन की बात आ रही थी, नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा नई विधा शुरू कर दी 2014 में, बहुत चर्चा थी उसकी। कुछ 2-3 साल की टॉक्स, जो अच्छी टॉक्स थी, उनको कंपाइल करके मन की बात की कंपाइलेशन करी। लेकिन वो थोड़ी अमेचरिश किताब मैं कहूँगा उसको, क्योंकि उसके बाद मन की बात में बहुत अच्छी किताबें हैं। लेकिन जो मेरी पहली चर्चित किताब हुई वो ही जो योगी आदित्यनाथ की जो डेफिनेटिव बायोग्राफी थी, द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, जिसको हिंदी में योगी गाथा कहा गया, और 12-13 भाषाओं में वो किताब आई। वो मेरी किताब 2017 में आई, और वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, टाइम्स लिटरेचर फेस्टिवल, गोवा लिटरेचर फेस्टिवल, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से लेकर IIT, IIM, मतलब उसके मैंने 100 से ज़्यादा लॉन्च करे एक ही साल में, और वो मुझे टीवी पे भी लगी। तो 2017 मेरे लिए खुद के लिए टर्निंग पॉइंट था, और वो किताब मेरे लिए टर्निंग पॉइंट थी। उसने मुझे सो कॉल्ड ऑथर बना दिया। किताब तो मैंने पहले भी लिखी थी, और मुझे पैनलिस्ट बना दिया, मुझे एक्सपर्ट बना दिया। तो मैं
अपने ऊपर काम तो काफी समय से कर रहा था, और मेरे ख्याल से वो जो मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा था कई सालों से, वो काम आया। 2008-9 में मैंने छोड़ा था, 2017 में मैंने किताब लिखी, उसके बीच जो मैंने अपने आप को ट्रेन करा, मैं यूनिसेफ में मैंने बिल्कुल बीहड़ गाँव में काम करा, मैंने ललितपुर, झांसी, बांदा, बुंदेलखंड में काम किया, मैंने 1.5-2 साल वहीं रह के रहा, मैंने अर्बन पॉवर्टी में काम करा, मैंने हैदराबाद में, मुंबई में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए सोशल सेक्टर में। तो वो सब जो मेरी नॉलेज थी और फिर मेरी राइटिंग थी, 2017 में आते आते जब वो किताब के थ्रू, क्योंकि योगी एक बड़ा चेहरा थे, उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट था, वहाँ की राजनीति बड़ी गहमा गहमी की थी, उसके थ्रू मेरे ख्याल से वो निखर के आई, और फिर मैं पब्लिक कमेंट्री कर रहा हूँ पिछले अब 2017 से लेकर आज तक। तो अब आप इसी बुक के बारे में बताएं कि आपको वो उस बुक की क्या इंस्पिरेशन थी, आपने योगी आदित्यनाथ जी को ही क्यों जो है चुना? देखिए, मैं जब 2016 में मेरी एक और किताब आई थी उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में, और आपने सारी किताबें यहाँ पे रखी भी हैं, ये वाली किताब है उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में, तो मैं इसके प्रचार के लिए घूम रहा था 2017 के चुनाव के समय, जब जिस चुनाव के परिणाम में योगी आदित्यनाथ बने, तो मैं योगी आदित्यनाथ को सामने से सुना, मैंने कभी उनके मठ में भी गया, उनको देखा, उनसे मिला, ऐसी एक नॉर्मल कॉमनर की तरह, और उनसे मिलना बड़ा आसान हुआ करता था। अब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर है, सिक्योरिटी का सब प्रोटोकॉल है, तो मैंने देखा ये तो व्यक्ति बड़ा विशिष्ट है, बड़ा अलग है, इसके बारे में जो मैं पेपर में पढ़ता हूँ बड़ा अलग है, खासकर इंग्लिश मीडिया में, क्योंकि मेरा कंजम्पशन इंग्लिश मीडिया का ज्यादा था। अब तो मैं जानबूझ के 3 हिंदी एक बार जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि जो हिंदी की कमेंट्री होती है वो इंग्लिश की कमेंट्री से 180 डिग्री डिफरेंस होती है। तो मैंने कहा इसके बारे में सब नेगेटिव क्यों लिखा है इतना, ये व्यक्ति तो 5 बार चुनाव जीत चुका है, लोकसभा का चुनाव जीत चुका है, 2004 में, 2009 में जब भाजपा का काल अच्छा नहीं तब भी ये व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, तो इतना नेगेटिव क्यों लिखा है? और ये मुख्यमंत्री, और यही मेरी कश्मकश चली रही थी मेरे दिमाग में कि चुनाव खत्म हो गया, चुनाव जीत गया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा तो बहुत अच्छा मौका है कि अब तो फेस भी है, मेरे टाइटल को, मेरे दिमाग को फेस भी है, और मुख्यमंत्री की किताब लोग पढ़ेंगे भी, और इनके बारे में इतना एनिग्मा है, लोग जानना चाहते हैं कौन है, क्या है, मठ का साधु है, कैसे बने, क्या बने, कैसे संन्यास ले लिया, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, इसी परंपरा से आते हैं। तो ये सारा जो कंफ्यूजन था, और जो नेल इन द कॉफिन था, नेल इन द कॉफिन मतलब मेरी प्रेरणा का कि मैं करनी किताब, वो मुझे कुछ विदेशी अखबारों ने दिया, वो प्रेरणा, वो नेगेटिव प्रेरणा थी। प्रेरणा ये थी कि जैसे ये मुख्यमंत्री बने, ऑल ऑफ अ सडन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, बीबीसी सब में कमेंट्री आने लगी, और मैंने देखा किसी मुख्यमंत्री पे कमेंट्री, ये दूसरा ऐसा किस्सा है, पहला नरेंद्र मोदी के साथ होता था, और अब आपने देखा है कभी किसी मुख्यमंत्री के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में भारत के, मैंने तो नहीं देखा कभी कि वो किसी भी मुख्यमंत्री, स्टालिन के बारे में न्यूज दिखाई है मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स में, कोई खबर नहीं होगा, अच्छा बुरा कुछ भी कराओ, अच्छी भी दिखा दीजिए, कुछ नहीं मिलेगी, एक आध मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन कोई बड़ी खबर नहीं मिलेगी। इनके बारे में बड़ी खबर है, काउ लविंग चीफ मिनिस्टर, मोदी मेड ए मिलिटेंट चीफ मिनिस्टर, मोदी मेड ना, मोदी ने नियुक्त किया, है ना, इनको इतना क्यों इंटरेस्ट आ गया भाई, है ना, मतलब क्या है, देन आई रियलाइज कि इनको लेंस समझ में आ गया है कि उनके भगवा से डर लगने लगा है इनको ना कि क्या है। और फिर जब मैंने इंक्वायरी करनी शुरू करी, आई वाज अगास्ट कि जो लिखा है वो तो बिल्कुल झूठ है। मतलब ये लोगों ने जो आर्टिकल लिखे हैं, इंडिया तो छोड़ो, मतलब ये लखनऊ और गोरखपुर तो छोड़ो, इंडिया भी नहीं आए लोग, इन्होंने वहीं बैठे बैठे स्ट्रिंगर्स के थ्रू इधर करके कुछ कहानियां लिख दी, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ी खबर बन गई। तो उसने मुझे दिया कि भाई इस व्यक्ति के बारे में बताया जाना चाहिए। और जो मुझे योगी आदित्यनाथ मिले मेरी रिसर्च में, मैं उनके माता से मिला, पिता से मिला, उनके हर स्कूल में गया, वो 5-6 स्कूलों में पढ़े, क्योंकि उनके पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, उनके पिताजी फॉरेस्ट गार्ड थे, पिताजी से मिला, पिताजी को तो निधन हो गया, उनके भाई बहन से मिला, उनके हर स्कूल के दोस्तों से मिला, उनके टीचरों से मिला, फिर गोरखपुर में पाक हो गया मैं, मठ में लोगों से मिला, अपोजिशन के उनके साथ के लोगों से मिला, मठ के पुजारियों से मिला। तो ये जो मुझे योगी आदित्यनाथ मेरी पहचान में आया, वो योगी आदित्यनाथ बहुत अलग थे, जो मैंने अगर मैं निकालूं तो ये जो किताब है द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, इसमें मैंने इंगित करा। और इसके जो योगी आदित्यनाथ है वो चार बातें उनके बारे में कहूंगा बस, सिंपल। पहले तो योगी आदित्यनाथ एक यंग लीडर थे जब वो बने, आज भी वो यंग है। देखो यंग को आपको कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा, है ना, ग्लोबल कंपैरिजन में भी, है ना। जब बाइडन 78-80 के हैं तो योगी 51 के हैं। मैं बाइडन से सीधे नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ल्ड लीडर्स ऐसे होते हैं, है ना। तो जब ये बने, बल्कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा जोक भी मारा था पार्लियामेंट में, जब ये एक तरह से अपना फेयरवेल स्पीच दे रहे थे, क्योंकि पार्लियामेंट छोड़ के इनको असेंबली में जाना था। तो उन्होंने कहा, उस समय इनकी उम्र थी 44, और तो उन्होंने कहा, और उस समय आपको याद हो कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा था, और उनको उन्होंने जुमला दिया था यूपी के लड़के मतलब अखिलेश और राहुल, तो और जीत गए योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने बड़े स्मार्टली इस बात को बता दिया कि भाई मैं भी यूपी का लड़का हूँ, मतलब मैं साधु वेश में हूँ, लेकिन मैं भी यंग हूँ। कैसे? क्योंकि उनको तो यूपी के लड़के मतलब यंग। उन्होंने कहा अखिलेश जी मुझसे 1 साल छोटे हैं,
राहुल जी उससे 1 साल बड़े हैं, मैं उन दोनों के प्लान्स के बीच में आ गया अपने प्लान्स के बीच में आ गया, मतलब वो तो नहीं सरकार बना पाए, मैंने सरकार बना दी और मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो पहली बात वो यंग है और बहुत पॉपुलर है, जो किसी ने कहा ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि भगवा पहनने से आपकी एज कैलकुलेट करना लोग बंद कर देते हैं। दूसरा, वो एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और बहुत डिवोटेड पॉलिटिशियन है। कैसे? पार्लियामेंट में उनका रिकॉर्ड देखो, जो 19 साल वो पार्लियामेंट, वो 5 बार के सांसद हैं, वो 5 बार में, और वो किसके समय में रहे? जब अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, जब ये लोग बड़े हो रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ भी, तो योगी आदित्यनाथ बहुत छोटे थे तो वो 26 साल की उम्र में पहली बार संस्कृत में ओथ लेके वो पार्लियामेंट में घुसे थे। तो तब से आ रहे हैं 98, 99, 2004, 2009, 2014, राइट? इन सब में वो सांसद रहे, 5 बार के सांसद रहे, और उनकी अटेंडेंस, उनकी डिबेट, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर बार नेशनल एवरेज से ज्यादा है। 80, जब पार्लियामेंट की छुट्टी भी हो रही है या पार्लियामेंट एडजर्न हो रही है, तो वो लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, लाइब्रेरी में वो टॉप 10 बुक इशू कराने वालों में से हैं। इधर फिर वो जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं तो रोज जनता दरबार लगा रहे हैं, उसमें 300-400 लोग आ रहे हैं, तो उनको जनता का भी पता है, रोज 10-10 गांव विजिट कर रहे हैं, वो भी पता है उनको। तो ही इज अ वेरी इन्वॉल्व पार्लियामेंटेरियन, उनको पता है, उन्होंने 19 बजटरी प्रोसेस देखे। बजट पास होना सबसे बड़ी, देखिए पूरी संसद की सरकार चलाने की विधा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बजट पास होना। तो उन्होंने 19 बजट देखे, चाहे किसी भी सरकार के रहे, उसका वो पार्टिसिपेट, इतने सारे बिल पास होते हुए देखे। तो और अटेंडिंग पार्लियामेंटेरियन है, राहुल गांधी की तरह नहीं जिनकी 40-50% अटेंडेंस रहती है, अखिलेश यादव की तरह नहीं जिनकी 33% अटेंडेंस रही पार्लियामेंट में, अभिषेक बनर्जी की तरह नहीं, ममता जी के जो भतीजे हैं उनकी 13% अटेंडेंस है। कैन यू इमेजिन? 13%। जब आपको 33 टिकट मिलती है आने जाने के लिए 1 साल में, तब आपकी राहुल गांधी के घर से तो बाइक, अगर आप साइकिल से जाओगे तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे, तभी उनकी 50% अटेंडेंस, इनकी 80-90% अटेंडेंस होती थी। मतलब एक इन्वॉल्व पार्लियामेंटेरियन, उनको पता था संसद में होता क्या है। ये हो गया। तीसरा, लोग लगाए तो पंडित जी इनको क्या आता होगा, घंटी बंटी बजानी आती होगी। भाई वो व्यक्ति ने बीएससी करी हुई है, एमएससी ऑलमोस्ट कंप्लीट, एमएससी के बिल्कुल आखिरी के समय में संन्यास ले लिया, फिर यहाँ के वैदिक शिक्षा ली, ठीक है, ये हो गया। एक्सपीरियंस क्या है? मयंक पिछले 20-25 साल से, जब से वो 22 के थे जब उन्होंने संन्यास लिया, और आज वो 51 के हैं, अभी 6 साल से तो उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है। मठ कम से कम कई 100 इंस्टीट्यूशन चलाता है, 40 में उनके स्कूल हैं बड़े छोटे बड़े, मठ का अपना हॉस्पिटल है, मठ का अपना नर्सिंग कॉलेज है, मठ के अपनी कई धर्मशाला है, और स्कूल छोटे नहीं है। एक स्कूल में 5000 बच्चा पढ़ता है, कॉलेज में 5000 बच्चा पढ़ता है, बेड है 200-300 बेड का हॉस्पिटल है, इंग्लिश मेडिसिन हॉस्पिटल भी है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है। ये सारे इंस्टीट्यूशन ये व्यक्ति पिछले 25 साल से चला रहा है। मैं आपको एक इंस्टीट्यूशन दे दूं, आपकी पूरी जिंदगी खप जाएगी उसी में। एक स्कूल दे दूं कि आपको 5000 बच्चों का स्कूल चलाना, बच्चों की दिक्कतें, टीचर की हायरिंग फायरिंग, पुलिस केस, ये एक कोई भी संस्था चलाने में बहुत ऊपर नीचे होता है ना। ये व्यक्ति पिछले 20-25 साल से ऐसे 40-50 इंस्टीट्यूशन चला रहा है, ऐसे 40-50 इंस्टीट्यूशन चला रहा है ये व्यक्ति, तो उसकी भी समझ है। और रोज जनता दरबार ले रहा है, और जनता दरबार में वो नहीं आ रहे कि मुझे टेंडर चाहिए, मुझे ठेका पट्टा चाहिए। जनता दरबार में कौन लोग आ रहे हैं? जनता दरबार में लोग आ रहे हैं, मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिली, मेरी पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी, मेरी विधवा पेंशन नहीं आई, मेरी फसल में ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये बीमारी है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला। मतलब जनता की जो रोजमर्रा की आम, ऐसा ये व्यक्ति 100-100, 200-200 लोगों से पिछले 20 साल से सुन रहा है। उसको पार्लियामेंट की नीतियों की समझ है, इसको जनता की समझ है, कैसे इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं समझ है। ये सब मिला के योगी आदित्यनाथ है। ये मैंने जनता को बताया कि ये है योगी आदित्यनाथ, जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है वो योगी आदित्यनाथ नहीं। तो इसलिए मुझे इस किताब को लिखने की प्रेरणा थी कि ये व्यक्ति, और तब तो ये अच्छा करेंगे नहीं करेंगे मुझे भी डाउट था, हम लोग भी डाउट में थे कि भाई क्योंकि ये कभी मिनिस्टर भी नहीं रहे किसी गवर्नमेंट में, लेकिन द वे ही केम इन 6 years, वो मतलब एक तरह से आई गॉट विंडिकेटेड कि भाई जो मैंने कहा था वो सच हुआ। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हाँ मैंने कहा इनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, एंड इज अ राइट मैन फॉर द जॉब, राइट? ही इज नॉट ओनली अ साधु, ही इज साधु आल्सो, बट ही इज अ वेरी ट्रेन्ड पॉलिटिशियन, अ ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटर। तो इनके होने से फायदा होगा, और ये हुआ भी। और वही मेरी दूसरी किताब बनी, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, एक साधु जिसने बदल दिया, एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश। वो मेरी 5 साल बाद किताब आई, और चुनावों से पहले वो मेरी दूसरी किताब आई इन पर। और तीसरी भी आई है आपकी, ट्रायोलॉजी है ना? हाँ, ट्रायोलॉजी है। दूसरी किताब ये है, द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, कि उन्होंने बदला क्या। और इसका कवर उसका कवर में देखिए, और ये मैंने उनके लिए कोई प्रॉप की तरह नहीं रखा है। आप उनके पास जाएंगे तो वो बातें करते करते आपको दिखाएंगे, ये देखिए डेटा देखिए, ये देखिए ये डैशबोर्ड देखिए, और इज वेरी टेक्स्ट हैवी। मतलब वैसा नहीं वो कोडिंग करते हैं, लेकिन जितना इस्तेमाल भर का है वो करते हैं। इस समय उन्होंने पूरी विधानसभा को डिजिटल कर दिया, को पर्चे लेके नहीं आते, सब लोग अपने सारे विधायक, चाहे वो सत्ता पार्टी के हों चाहे अपोजिशन, सब टैब पे और इंस्टॉल्ड कंप्यूटर उस पे काम करते हैं। एक साधु ने किया है। आप उनसे बात करेंगे, आप इनके साथ आधा घंटा बैठेंगे तो इनके नरेशन में आपको डैशबोर्ड, मॉनिटरिंग, टारगेट, लीडरशिप, ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है उनकी ना, और ये इसका हिंदी जो शब्द होगा। इस किताब में ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में, लॉ एंड ऑर्डर में, हाईवेज में,
एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, जॉब्स में, कल्चर में क्या क्या बदलाव लाए, बिल्कुल मेटिकुलसली। उनका कंपैरिजन क्या था पिछली सरकारों से, उसके लिए करा क्या उन्होंने, कई बार प्रेरणा दी, कई बार लोगों को कैसे मोटिवेट करा। ब्यूरोक्रेसी तो वही है ना, टीम तो वही है ना, उससे उन्होंने कैसे काम करवाया, ये पूरी किताब उनके काम को बताती है। और जो तीसरी किताब है वो एक तरह से मेरा इनोवेशन है, वो है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये इनके बचपन की कहानी है कि वो अजय सिंह बिष्ट जब वो बालक थे उत्तराखंड में, उससे वो योगी आदित्यनाथ, आज के जो योगी आदित्यनाथ है, ये मैंने अभी बस 8-9 महीने पहले उनके जन्मदिन पर लॉन्च करी थी। उनका 5 जून को जन्मदिन होता है, तो जो पिछला 5 जून गया उसमें वो 51 साल के हो गए। हमने एक साथ 51 स्कूलों में लॉन्च करी 5000 बच्चों के साथ, फिजिकली, ऑनलाइन नहीं। और ये हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया किसी भी किताब का, और इसको मैं खोल के दिखाऊंगा तो आपको आनंद आएगा। ये ग्राफिक बुक की तरह है, ये ग्राफिक बुक की तरह है। वो भी जो आपने जो चीज लटक रही है वो भी बड़ी ये ग्राफिक बुक की तरह है कि किस तरह से उनका जीवन बचपन से लेकर योगी आदित्यनाथ तक बना। ये जो एक पोस्ट कार्ड है, जब भी आप ये किताब लिखें तो योगी आदित्यनाथ को आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, और ऐसे कई हजारों पोस्ट कार्ड मेरे घर पे पड़े हैं और कई वहां पे चीफ मिनिस्टर ऑफिस पहुंच चुके हैं। तो ये उनके जीवन को, बच्चे कैसे प्रेरणा लें उनके जीवन से, ये उसके बारे में, ये तीनों मिला के योगी ट्रायोलॉजी बनती। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो सबसे पहली बुक आपने 2017 में पब्लिश की, जी, उसके लिए क्या आपने उनसे परमिशन लिया कि मैं ऐसे आपकी बायोग्राफी लिखना चाहता हूँ? जी, मैं उनसे मिला। और मतलब उन्होंने मुझे कोई कमीशन नहीं करा था, मैं किसी संपर्क से उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके बारे में किताब लिखना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे बारे में कौन पढ़ना चाहेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बहुत सारे रीडर्स में हूँ, कम से कम इंग्लिश रीडरशिप में बहुत लोगों में कौतूहल है, लोग जानने की जिज्ञासा है। तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट कर दिया कि भाई आप ये जानकारी देखिए, अपने बचपन के जीवन की जानकारी के बारे में वो बिल्कुल मूक रहते हैं, और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि एक साधु से अपेक्षा होती है कि वो अपने उस जीवन को भूल चुका है। करेक्ट। और बल्कि ऐसा माना जाता है कि शिष्टाचार भी नहीं है कि आप साधु से उनके पुराने जीवन को याद भी नहीं दिलाते, क्योंकि भारतीय संन्यास परंपरा मयंक इतनी कठोर है, कठोर या कहूंगा इतनी डिसिप्लिन, इतनी अनुशासित है कि उसमें आप अपना खुद का पिंडदान करते हैं। जब साधु संन्यास लेता है, भगवा पहनता है, तो अपना खुद का पिंडदान करता है वो। तो बेसिकली आप अपने आप को मार देते हैं। तो अपने आप को तो नहीं मारते हैं, टेक्निकली होता है कि आप अपने रिश्ते ना तो अपनी आइडेंटिटी को मार खत्म कर देते हैं, तभी आपका नाम भी बदल जाता है। तो अजय सिंह बिष्ट से वो योगी आदित्यनाथ हो गए। उनका अगर आप आधार कार्ड देखेंगे तो उनके बायोलॉजिकल फादर आनंद सिंह बिष्ट नाम नहीं लिखा है, उसमें उनके जो स्पिरिचुअल फादर है, जो गुरु है उनके, जिन्होंने उनको संन्यास दिया है, उनका नाम क्या है, महंत वैद्यनाथ, वो लिखा होगा उनके आधार कार्ड पे या उनके किसी भी पासपोर्ट पे। तो वो है भारतीय संन्यास परंपरा। तो वो जो बचपन का था वो मुझे अपने आप एक्सप्लोर करना पड़ा। मैं उत्तराखंड में रहा, बहुत सारे लोगों से मिला, उनके माँ बाप भाई तो मैं बहन, आपसे, मेरा दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड यही था कि पहले तो आपने परमिशन ली उनसे और उन्होंने दी, दूसरा आपने कितना उनके ऊपर अध्ययन करा, या मतलब कितनी आपने उसके ऊपर रिसर्च करी, मेहनत करी, और वो कैसे करी आपने? यही बताया, पहले तो मेरे 2 पार्ट्स के इंपॉर्टेंट थे, या फिर ऐसे कहूँ, एक तो प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी मतलब जाके लोगों से बात करना, सेकेंडरी मतलब पेपर से, अखबार से, वीडियो से। तो मैंने दोनों चीजें करनी शुरू करी। जब मेरी सेकेंडरी रिसर्च से मुझे क्वेश्चन तैयार हो गए तो मैं 2 इंपॉर्टेंट जगह गया, एक उत्तराखंड, एक गोरखपुर, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी, और लखनऊ में, क्योंकि वो उस समय लखनऊ में रहते थे। लेकिन उनका जीवन जो लंबा समय कटा है वो उत्तराखंड में कटा है 20-22 साल तक, और 20-22 साल के बाद 51 साल, मतलब 51 साल के 44 साल तक उनकी उम्र में वो गोरखपुर में कटा है, और दिल्ली में कटा है, दिल्ली में मतलब एज ए सांसद कटा है, और पिछला 5-6 साल उनका कटा है लखनऊ में। और जब मैंने किताब शुरू करी तब तो मुख्यमंत्री बने ही बने थे। तो ये 3-4 मेरे टारगेट पॉइंट्स थे। मैं उत्तराखंड में जाके पार्क हो गया, मैं कई बार कई लोगों से मिला, एक आदमी से दूसरा आदमी ट्रेस हुआ, एक क्लासमेट ने दूसरे क्लासमेट के बारे में बताया, बल्कि जो उनका कॉलेज का क्लासमेट है, जो क्लासमेट्स है, वो तो बड़ा कोहेसिव ग्रुप है, वो आपस में मिलते हैं हर साल, बल्कि उनके क्लासमेट ही उनके OSD भी है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी है इस समय। अच्छा। तो उनसे भी मिला। तो ऐसे मैं एक आदमी से, एक से, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कोरोना में करते थे, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, एक कॉन्टैक्ट से दूसरा कॉन्टैक्ट, दूसरे कॉन्टैक्ट से तीसरा कॉन्टैक्ट, फिर किसी से टीचर, उनके टीचर से दूसरा टीचर। और कुछ लोगों को तो आपको बड़ा मजा आएगा, एक व्यक्ति थे शायद भरत मंदिर इंटर कॉलेज, उसमें उन्होंने 11वीं 12वीं पढ़ी है, ऋषिकेश में है वो कॉलेज उत्तराखंड में। उस टीचर को यही नहीं पता था कि वो अजय ये योगी है। समझे मेरी बात? मतलब उनको अजय तो याद आ गया, अच्छा हाँ वो लड़का था, वो जो वहां बैठता था, अच्छा वो योगी बन गया। वो तो 15 मिनट इसी शौक में रहे, उनको मेरे जाने से पता लगा। क्योंकि मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतने अननोटिस थे ना वो, मतलब ऐसा नहीं था उनकी कोई बड़ी ब्रिलियंट सिल्वर जर्नी जो लोगों ने योगी मेरी क्लास में है, ऐसा नहीं था। वो कोई सिल्वर स्पून तो बॉय थे नहीं, वो तो स्कूल में बहुत बच्चे थे, वो भी बच्चे थे। हाँ वो डिबेट में अच्छे थे, ये सर टीचर ने बताया कि वो डिबेट करते थे, जब भी डिबेट का कॉम्पिटिशन होता था करते थे। वो कंप्लेंट करते थे बच्चों की जो बीड़ी सिगरेट पीते थे। तो जो आज के एलिमेंट है वो थे उनमें सारे, लेकिन कभी ने नोटिस नहीं करा, ये तो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। एक बार हुआ कॉलेज में,
कुछ कोई और एक लड़की चुनाव लड़ रही थी, इन्हीं के ग्रुप की लड़की थी, ये लोग चुनाव प्रचार के लिए गए तो अंधेरा हो गया, तो कोई बस ही नहीं रोक रही थी। आपको बताओ कॉलेज के बच्चों के लोग बस नहीं रोकते हैं, उनको लगता था कि ये दादागिरी करेंगे, बस वो टिकट लेंगे, और टिकट नहीं लेंगे, कॉलेज का पास दिखा देंगे। तो रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, उस समय की 91-92 की बात है कि अगली बस के सामने खड़े हो गए रात के अंधेरे में, और बिल्कुल कुचलते कुचलते बचे, बिल्कुल एक इंच दूर। और सारे लोग उनके क्लासमेट बताते हैं कि मतलब जो एक उनमें जो हिम्मत और उत्साह है ना, वो अलग लेवल का है, वो अलग लेवल का, जो आज उनके प्रशासन में दिखता है, तब वो लड़कपन में दिखता था और प्रशासन में दिखता। एक और बात, एक बार एक विद्यार्थी परिषद ABVP से है, वहां का एक अधिवेशन हुआ बड़ा, उसमें एक बालक जो दूर से आया था उसकी मृत्यु हो गई किसी बीमारी से, उसे हॉस्पिटल लेके वहां पे हो गई, और सब लोग उससे कन्नी काटने लगे। हॉस्पिटल भी बोला कि भाई हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, आप इस बॉडी को ले जाइए। और व्यक्ति तो बाहर से आया था, पता ही नहीं क्या उसका, देखा हुआ अपने दोस्त भी कट लिए, यार पता नहीं पुलिस केस होगा क्या होगा। ये उसको लाश को लपेटे, कंधे पे लिए, ऑटो ट्रैक्टर जो मिला उससे लेके गांव में छोड़ के आए। आप सोचिए 21, अपने दिल पे हाथ रखिए, 21 साल में मुझे नहीं लगता मैं इसके आसपास भी कुछ करता। मैं भी उन शायद भागने वालों में से होता, या ज्यादा अगर मेरे मन में आता तो कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता, पुलिस को बता देता, इसको बता देता। लेकिन खुद उसको जब सबने हाथ हटा लिया, ये जो करेज है ना, ये उस समय से आ रही है, बचपन से आ रही है। बल्कि छोटे में, बल्कि मेरी ये जो कॉमिक बुक है, इसका जो पहला पृष्ठ है बड़ा मजेदार है। इनकी माता जी उनको बुला रही हैं कि भाई अजय तुम कहाँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, गाय की पट्टी बांध रहे हैं, गाय की पट्टी बांध रहे हैं। ये यहाँ तक ठीक है, जो उनका गाय से प्रेम है, बल्कि घर में इनको काम मिला होता, जो घर की गाय थी 5, उनको चराने इन्हें ले जाना होता स्कूल के बाद, तो ये डेली चराते थे। जो उनका जो गाय के प्रति प्रेम है वो बचपन से आ रहा है। लेकिन जो अगला पेज है बड़ा मजेदार है। अगले पेज में एक छोटे से टीले पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आगे से किसी ने मेरी गाय के साथ कुछ किया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब एक 10 साल के बच्चे को इतनी करेज आना, अब भले वो कुछ कर ना पाए, लेकिन करे जाना अंदर से कि मैं खड़े होकर पूरे गांव को बोलूंगा मेरी गाय के साथ। जो इसमें आपने दिखाया है, क्या वो एक्चुअली ट्रुथ है, क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे कहानी किस्से जो मिले, जो मैं अपनी उन किताबों में इंगित नहीं कर पाया कि वो पॉलिटिकल किताबें थी, उनको मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। जो मैंने इतने सारे किस्से सुने उनके बारे में, और जो बच्चों को प्रेरणा दे सकते हैं, वो जो कॉन्वर्सेशंस थे, वो मैं कैसे डालूं इसमें, वो मैंने इस किताब में डाले।